अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 7 रबी सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम देखते हो मैं क़िबले रुख हूँ। अल्लाह की कसम, तुम्हारा रुकू, सजदा और खुशू मुझसे पोशीदा नहीं रहता। मैं पीठ पीछे भी देखता हूँ। और अब सुर्खियां। कांग्रेस की कामयाबी का दावा करने वाले सर्वे रिपोर्ट्स मुस्तरद। बीआरएस हुकूमत बरकरार रहेगी। सहाफत से मुलाकात में केटीआर का दावा। कांग्रेस और बीजेपी जुड़वा भाई बहन। रेवंत रेड्डी का ताल्लुक आरएसएस से। जहीराबाद जलसे-आम से असद अवीसी का खिताब। जगन ने तरक्की के हवाले से तमाम तबकात के साथ इंसाफ किया। मुसलमानों की तरजीही बुनियाद पर तरक्की। अमजद बादशाह का बयान। गजा में जंगबंदी की यूएन में करारदाद मंजूर। हिंदुस्तान गैर हाजिर। न्यूयॉर्क में फलस्तीन के हक में बड़े पैमाने पर अवाम का एहतजाज। और अब तफसील। तेलंगाना में इंतखाबात की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, इंतखाबी ओहदेदारों ने भी अपनी तैयारियों में शिद्दत पैदा कर दी है। हैदराबाद के तमाम हलकों में ईवीएम को पहुंचा दिया गया है। तमाम मकामात पर ईवीएम मशीनों को भारी सिक्योरिटी में रखा गया है और तमाम हलकों के इंतखाबी अमले को तरबियत दी जा रही है। ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాము, ఎందుకంటే కొందరికి చాలామంది తెలియదు ఏ విధంగా వేయాలని. దాని ప్రకారం అక్కడ నేమ్ లిస్ట్ అనే పేరు ఉంటుంది. ఈ గుర్తులను కూడా ఫార్మేషన్ చేస్తారు. అది చేసిన తర్వాత మనకు వీవీప్యాడ్ అనే ద్వారా మనం కనిపిస్తుంది ఎవరికి ఓటాకు ఎవరికి వేస్తున్నామో ఆ వీవీప్యాడ్ ద్వారా మనం చూసుకోవచ్చు. దాని ప్రకారం చాలామందికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చేయగలుగుతున్నాము. कांग्रेस और बाएं बाजू जमातों के इत्तेहाद में सीटों की तकसीम को लेकर अभी सूरत हाल वाज़े नहीं हो पाई है। सीपीआई के साथ सीटों की तकसीम वाज़े हो चुकी है, मगर सीपीएम से मुताल्लिक़ तजस्सुस बरकरार है। सीपीआई के लिए कुतागुड़ेम और चेन्नूर सीटें कांग्रेस ने छोड़ दी हैं। सीपीएम ने जिन सीटों की मांग की थी उन तमाम सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ मिर्यालगुड़ा और वायरा में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। पालेर टिकट के लिए सीपीएम बजीद है, लेकिन पालेर के कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सीपीएम के साथ कांग्रेस के मुज़ाकरात जारी हैं। जल्द ही इत्तेहाद और सीटों की तकसीम से मुतालिक सूरत हाल वाज़े हो जाने का इम्कान है। तेलंगाना बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार करने के लिए बीजेपी हाईकमान ने कोशिशें तेज कर दी है। बीजेपी ने खासकर हैदराबाद में अपने उम्मीदवारों की जीत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। हैदराबाद में अंबरपेट, मुशीराबाद और जुबली हिल्स के उम्मीदवारों पर तजस्सुस बरकरार है। खबरें गश्त कर रही है कि इन तीनों हलकों में से एक हलके में विक्रम गौड़ को मौका दिया जाने का इम्कान है। वहीं सिकंदराबाद हलके के लिए बंडा कार्तिका रेड्डी सारंगापानी मजबूत दावेदार हैं। शहर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर लक्ष्मण किशन रेड्डी और एम शशिधर रेड्डी ने पहले ही असेंबली इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर चुके हैं। 31 अक्टूबर को यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ तेलंगाना का दौरा करेंगे और वो गोशा महल में इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कल 45 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल दूसरी फहरिस्त जारी की है। 45 उम्मीदवारों को मोहम्मद अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स से कांग्रेस ने टिकट दिया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन को उम्मीदवार बनाने पर विष्णुवर्धन रेड्डी ने तनकीद की। विष्णुवर्धन रेड्डी की बहन विजय रेड्डी को खैरताबाद से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। ఇంటికి 2 టికెట్లు ఇచ్చినారు, వేరే వేరే దగ్గర భార్య భర్తలకు ఇచ్చారు, అన్నదమ్ములకు ఇచ్చారు, అయ్యా కొడుకులకు ఇచ్చారు. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు నా మట్టుకు వచ్చే వరకు ఇంటికి ఒకటే అంటే అది కాదు. పార్టీ ఇంట్రెస్ట్, పార్టీ నిజంగా బలోపేరించాలంటే ఇప్పుడు గ్రాఫ్ కాంగ్రెస్ది చాలా బాగుంది, ఈ రోజు కూడా బాగుంది. కానీ సెలెక్షన్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అయితేనేమో సెలెక్షన్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ సరిలేరు. రాజీనామా చేసినట్టేనా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్కి? రాజీనామా ఇంతవరకు చేయలేదు. నేను దానికి ప్రిపేర్ కాలేదు. నా కార్యకర్తలతో మాట్లాడి డిస్కషన్ చేసినాకనే నేను, ఎందుకంటే నన్ను మోసేది వాళ్ళే మోస్తారు. ఒక ఫోటోలో ఫ్రేమ్ ఉంటుంది, అది అందం కనబడుతుంది. ఆ అందం ఎంతవరకు ఉంటుంది, ఆ మొల ఉన్నంత వరకే అందం ఉంటుంది. మొల ఇరిగిందంటే ఫ్రేమే లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు నాకు మొల లాంటి వాళ్ళు ఆ ఫ్రేమ్కి.
కాబట్టి నా కార్యకర్తలతో డిస్కషన్ చేసి నేను డిసిషన్ తీసుకుంటాను. बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इस बात का एतराफ़ किया है कि बीआरएस दौरे हुकूमत में अक़लियतों की बहबूद और तरक्की के मामले में कुछ कमियां रह गईं और कुछ गलतियां हुई हैं। इसके बावजूद उनकी हुकूमत ने तालीम और दूसरे उमूर पर फंड खर्च किया। केटीआर ने कहा कि किसी भी जुबान को किसी मजहब से जोड़ा नहीं जा सकता। केटीआर ने सर्वे रिपोर्ट्स को तस्लीम करने से इनकार किया है जिसमें कांग्रेस की कामयाबी का दावा किया गया। हमें भी है, हम ये नहीं कह रहे हैं और गलतियां हमने भी किया होगा। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम भगवान हैं, हर वो चीज़ हमने जो किया वो सही है, गलतियां हमने नहीं की। हाँ, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, गलतियां भी किया होगा हमने, बट हमारी रवैया देखिए, रीत और रिवाज को आज रेस्पेक्ट करने का एक माहौल देखिए। यहाँ पे आज पूरे हिंदुस्तान में क्या माहौल है, आज तेलंगाना में क्या माहौल है, इसका भी आप एक बार गौर करिए। हाँ, मैं मानता हूँ शायद कई जगह रिक्रूटमेंट जहाँ होना चाहिए था हुआ नहीं, तो हम जो खर्च कर रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर वो छोटा रकम नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात और सबसे अहम बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 700 करोड़ खर्च होता है बच्चों की तालीम पे। क्यों दे रहे हैं इतनी बड़ी रकम? क्योंकि हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का काम है नेक्स्ट जनरेशन को मजबूत करना। की बात है कि आज किसको क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस कदर बोलना चाहिए, कैसे भाषा में, कौन सी भाषा में बोलना चाहिए। कुछ लोग इतने बेवकूफ़ है वो ये मानते हैं कि उर्दू एक ख्वाम की ज़ुबान है। कुछ लोगों का ये मानना है कि उर्दू जो है एक ख्वाम की, एक मजहब की ज़ुबान है। गलत है। हमारी दादा और हमारी नाना की परवरिश भी उर्दू में हुई थी। कहने का ये मतलब है लोग ये भी नहीं जानते, ये भी पहचानते नहीं कि भाषा का कोई मजहब नहीं होता। ना हिंदी का कोई मजहब है, ना तेलुगु का कोई मजहब है, ना इंग्लिश का कोई मजहब है, ना उर्दू का कोई मजहब है। अब मैं उनको बेवकूफ़ी बोलूँगा, आई यूज्ड इट केयरफुली ओनली। सो माई पॉइंट इज, क्या बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये रोल है सोसाइटी की और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनेबलर बनने की, पीस बरकरार रखने की और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। इस हद तक अगर गवर्नमेंट रहे, हिंदुस्तान बदलेगा और आगे बढ़ेगा। कांग्रेस लीडर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने केसीआर पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि केसीआर ने खुद जमहूरियत का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि खम्मम से कई कांग्रेस एमएलएस को बीआरएस में शामिल कर लिया और अब केसीआर जमहूरियत की दुहाई दे रहे हैं। అసలు ప్రజాస్వామ్యం అనే దానికి నిర్వచనం ఏంటో ఈ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఎప్పటికైనా గ్రహించారా అనేది నాకు ఒక అనుమానం వచ్చింది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ అంటున్నారు. అయ్యా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, ఏ వేదిక సాక్షిగా, ఏ వేదిక మీద నుంచి ఏ వేదిక సాక్షిగా ఎవరైతే నిన్న మీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని మాట్లాడారో, ఎవరైతే మీ పక్కన కూర్చొని నిల్చోబెట్టి మాట్లాడారో వారు అసలు ఏ పార్టీ నుంచి గెలిచారండి? కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు వారికి ఏమి ప్యాకేజీలు ఇచ్చారని మీ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు? 2018 ఎన్నికలు కాదు, 2014 ఎన్నికల్లో కూడా మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన 2 పర్యాయాలు మీకు ప్రజలు మ్యాండేటరీతో ఇచ్చిన సభ్యులు, అసెంబ్లీ సభ్యులు, ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఎమ్మెల్యేలు సరిపోరు అనుకుంటూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసే విధంగా, ప్రజలు నవ్వుకునే విధంగా అసలు శ్రీకారం చుట్టింది ఎవరండి? కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు. అసలు ప్రజాస్వామ్యం అనే పదము వాడే నైతిక హక్కు మీకుందా? तेलंगाना कांग्रेस में नाराजगियां शुरू हो गई हैं। सुभाष रेड्डी येल्ला रेड्डी से टिकट न मिलने पर अश्कबार हो गए। उन्होंने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इतने सालों से कांग्रेस पर भरोसा करने पर उन्हें टिकट से महरूम करके मदन मोहन रेड्डी को दिया गया। सुभाष रेड्डी से मुलाकात के लिए उनके हामी पहुंचे। बताया जाता है कि सुभाष रेड्डी अपने हामियों से मुशावरत के बाद वो अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का ताल्लुक आरएसएस से है और आरएसएस की मां पर ही वो आज कांग्रेस में है। उन्होंने जहीराबाद में बीआरएस के हक में वोट देने की आवाम से अपील की।
कांग्रेस के जो सदर है ना तेलंगाना के, इन्हों भी आरएसएस से आए। अब याद आया, बोलना भूल गया। उन्हों भी आरएसएस से उन्हों थे। फिर क्या करे, मैं देखा उनको 1999 में मरहूम सैयद सज्जाद एमएलए होते थे, उनके इलेक्शन में किशन रेड्डी लड़े थे। किशन रेड्डी अब जो सदर है बीजेपी के, उन्होंने पहला इलेक्शन मल्ली से टकरा, हार गए। उनके साथ इन्हों थे मौजूदा इनके पीसीसी के सदर। गुड्डी मलकापुर की मार्केट में देखा मैं उनको, खैरताबाद के बल्दिया के ऑफिस में देखा। और मैं जिसको देख लेता हूं, जिसको पढ़ लेता हूं, अल्लाह उसके हबीब के सदक़े में मुझे थोड़ा मेमोरी दी, मैं भूलता नहीं। इन्हों वहां से आए, बीजेपी से थे, फिर आरएसएस बोली साइकिल पे बैठ जाओ। साइकिल पे बैठे, साइकिल का डुबा दिए, फारक तोड़ दिए। साइकिल को पंक्चर करे, बाद में आरएसएस बोली देख साइकिल का तो तू काम कर दिया, अब तू जरा पंजे को पकड़ ले। तो आरएसएस तेलंगाना में पंजे को पकड़ेगी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये आदमी आरएसएस से आया हुआ है, इसीलिए इसने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मंदिर बनाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। तेलंगाना में बीजेपी का ना मौका था और ना ही रहेगा। असद अवैसी ने इन ख्यालात का जहीराबाद जलसे-ए-आम में इजहार किया। आपको मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आप और कांग्रेस औले जौले भाई बहन हैं। आप लोगों का कुछ भी होने वाला नहीं है तेलंगाना में। आप बाय बाय थे, बाय बाय होंगे आप। मैं अमित शाह से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप बैकवर्ड क्लास के इतने हमदर्द है तो बीसी का सेंसस क्यों नहीं कराते आप? एपी में समाजी बाइख्तियारी के उन्वान से वायएसआर कांग्रेस की बस यात्रा तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। हर जगह बस यात्रा को बेहतरीन अवामी रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। शुमाली आंध्रा के भीमली, साहिली आंध्रा में बापटला और रायलसीमा के प्रोदुटूर में भारी तादाद में अवाम ने शिरकत की और जगन के समाजी इंसाफ के फॉर्मूले की सताइश की। नायब वजीर आला अमजद बादशाह ने कहा कि बस यात्रा में कसीर तादाद में अवाम की शिरकत जगन की समाजी इंसाफ पर अवामी खुशी का इजहार है। उन्होंने कहा कि बाबू ने अक़लियतों को नज़रअंदाज किया और जगन ने अक़लियतों के साथ इंसाफ करके उन्हें उनका जायज़ हक दिया। ఒక్కరంటే ఒక్కరు మైనారిటీలకు ప్రాతినిధ్యం లేని ప్రభుత్వం ఏదైనా నడిచిందంటే కూడా మరి ఈ భారతదేశం మరి ఒక 3-4 నెలల మునుపు మరి మైనారిటీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్లకు ఒక మంత్రి పదవి ఇచ్చిన పరిస్థితి మనం గత ప్రభుత్వంలో మనం చూశాం. కానీ ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వంలో మరి ఈరోజు అందరికి కూడా సామాజిక న్యాయం చేస్తూ మరి ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు మరి గతంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా తీసుకున్నటువంటి విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ మరి ఈరోజు ఒక చట్టాలను రూపొందించి మరి నామినేటెడ్ పదవుల్లో కూడా మరి బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ మైనారిటీలకు 50% ఒక చట్టాన్ని చేసి మరి చేసిన ప్రభుత్వం కూడా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. మరి ఇలాంటి ఈరోజు చూస్తుంటే ఈ 4.5 సంవత్సరాల కాలంలో మరి ఈరోజు అనేక సంక్షేమ పథకాల ద్వారా మరి ఎక్కడ కూడా అవినీతికి ఆస్కారం లేకోకుండా మరి ఈరోజు 2,38,000 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు బటన్ నొక్కి ఈరోజు డైరెక్ట్గా మరి ఆ బెనిఫిషరీస్ అకౌంట్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ప్రభుత్వం కూడా మరి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. विजयवाड़ा में जल्द ही रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का क़याम अमल में आ रहा है। आने वाले साल के पहले 3 महीनों के अंदर ही ऑफिस कायम हो जाने का रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर शिव हर्षा ने इम्कान जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौजूदा पासपोर्ट मरकज के अलावा विजयवाड़ा बंदर रोड पर रीजनल पासपोर्ट दफ्तर का आगाज किया जाएगा। We will have a dedicated office. The reason we are meeting you is we will have a dedicated office for regional passport office in Vijayawada, where we will have the entire functions of passport printing, dispatch, grievances. People can travel to Vijayawada to sort out their issues. So ఈ సందర్భంగా ఈ ఒక ప్రెమైసెస్ని మనము గవర్నర్పేట రోడ్ మీద ఎక్కడైతే ఏజీ ఆఫీస్ ఉందో అదే బిల్డింగ్లో ఉన్న ఒక ఫ్లోర్ని మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫీషియల్గా శాంక్షన్ వచ్చింది. సో హోప్ఫుల్లీ మనకి ఎర్లీ 2024 జనవరి, ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ క్వార్టర్లో మనం
ఈ ప్రెమిసెస్ని స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఒక గుడ్ న్యూస్గా ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. So as I said earlier, we have almost catered to the entire region of 15 districts of Andhra Pradesh. RPO Visakhapatnam, కోస్తా ఆంధ్ర పైన చేస్తుంటుంది. విజయవాడ మన రాయలసీమ రీజియన్ను కృష్ణా ఈ ఎంటైర్ రీజియన్ 15 డిస్ట్రిక్ట్స్లో మనకి 2 పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. మీకు అందరికీ తెలుసు, అంటే పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్ర విజయవాడ ఈ సినానిమస్ విత్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్. సో చాలామంది పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాన్ని రీజనల్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్. సో దట్ ఈస్ అ క్రెడిట్ టు అవర్ టీమ్ ఆఫ్ పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్ర ఇన్ విజయవాడ హూ హ్యావ్ ensured the operations very nicely despite not having the admin functions here. टमाटर के बाद अब प्याज की कीमतों में मुल्क भर में इजाफा हो रहा है। मुंबई में प्याज की कीमत 70 से 80 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि हैदराबाद में फी किलो प्याज 50 रुपये में फरोख्त हो रही है। हैदराबाद में प्याज की कीमत 25 रुपये फी किलो से इजाफा होकर 50 रुपये फी किलो हो गई है। पैदावार में कमी और तलब में इजाफे से प्याज की कीमत में इजाफा हुआ है। हर चीज का भाव बढ़ रहा है। अभी अदरक का देखो 200 रुपए किलो है। वो हर जो 10,000 रुपए कमाने वाला वो तो नहीं कर सकता ना, इतना उसको परवड़ेगा ही नहीं ना। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हर जो आम इंसान है वो कैसे जिएगा। अब हर चीज का भाव बढ़ा, हर सब्जी का भाव बढ़ा। और मेथी भी देखो 40 रुपए एक गड्डी मिलती है। हाँ, 2 दिन में अचानक से एक दिन में भाव बढ़ता है। ऐसा नहीं मार्केट में एक ही दिन में आता है तो पहले से आता है ना मार्केट में। तो एक दिन में अगर भाव बढ़ता है तो एक दिन में मार्केट में भी भाव भी इतना बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ तो करना चाहिए, आम इंसान के बारे में सोचना चाहिए। प्रतिक्रिया क्या, अभी गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, उसको भाव कम करना चाहिए, जितना होगा उतना कम करो। अभी हम लोग को तो कांदा लेना है, ऐसे तो खाना ये तो कितना ही है कि जो 1 किलो खाते तो आधा किलो खाएंगे, अब ज्यादा क्या कर सकते हैं उसको। जामिअतुल मोमिनात में फ़लस्तीन के हक़ में दुआया इज्तिमा मुनाक़िद किया गया। इस मौके पर ख़वातीन व तालिबात ने अल्लाह से क़िबले अव्वल और फ़लस्तीन की हिफाजत की दुआ की। इस प्रोग्राम में मदरसे की तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। शोलापुर में फ़लस्तीनियों की तायद में जलसे का इनेकाद हुआ। इस मौके पर फ़लस्तीनी अवाम की सलामती और मस्जिद अक़सा की बाज़याबी के लिए दुआ की गई। मुकामी तंजीम की जानिब से किए गए एहतजाज में इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करने की अपील की गई। गज़ा पट्टी में इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी अवाम के क़त्ल-ए-आम की मज़म्मत की गई और आलमी बरादरी से फ़ौरी जंग बंदी करवाने का मुतालबा किया गया। फ़लस्तीनी मज़लूम भाइयों के हक़ में, इंसानियत के हक़ में और जुल्म के ख़िलाफ़ एक दुआ की महफ़िल का इनेकाद अमल में आया, जिसमें शोलापुर में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए और सभी ने मिलकर अल्लाह की बारगाह में यही दुआ की कि ये जो जालिम इसराइली हुकूमत मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रही है और मुसलसल जुल्म कर रही है, इतिहास बताता है कई सालों से नाजायज़ कब्ज़े को बढ़ाते बढ़ाते आज मज़लूम फ़लस्तीनी सिर्फ 9% के ज़मीनी टुकड़े की हद तक महदूद रह गए हैं। आज हम देखते हैं कि गज़ा में पानी, खाना, अनाज और बिजली, तमाम तर चीज़ों के लिए वो मुकम्मल तौर से जालिम इसराइली हुकूमतों पर डिपेंड हैं। फ़लस्तीन में खून रेजी रोकी जाए और मासूम बच्चों का कत्लेआम रोका जाए, इन नारों के साथ केरला के सदर मुकाम तिरुवनंतपुरम में एहतजाजी रैली का इनेकाद हुआ। इस रैली में मासूम बच्चों ने अपने हाथों में अलामती बच्चों की लाशों को उठाकर रखा था और मुजाहिरीन ने गज़ा पट्टी में इसराइली हमलों में होने वाले कत्लेआम की जानिब दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाई। एहतजाजियों ने इसराइली कब्जे को खत्म करने और फ़लस्तीन को आज़ादी देने की मांग की है। And public gathering demanding free Palestine. A large number of children and innocent people were killed. All nations keep mum these innocent killings, and so the people of Trivandrum, Palestine Solidarity Committee, contesting the procession and gathering, demanding free Palestine. പലസ്തീനിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നരനായാട്ട് മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരാൾക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ്. ഇതിൽ മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവരും കാര്യമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ്.
न्यूयॉर्क शहर फलस्तीनियों की तायद के नारों से गूंज उठा। भारी तादाद में लोगों ने न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेकर एहतजाज किया। गजा पट्टी में इसराइली हमलों को फौरी रोकने और जंगबंदी करने के एहतजाजियों ने मांग की। फलस्तीन को इसराइली कब्जे से आज़ादी देने की भी मांग की गई। पिछले 20 सालों के दौरान न्यूयॉर्क में ये सबसे बड़ा एहतजाज था। एहतजाज में न्यूयॉर्क में रहने वाले यहूदी और अरब बाशिंदे और दूसरे शामिल थे। पुलिस ने 22 अफराद को हिरासत में ले लिया। जुमा के रोज अक़वा में मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में 121 मुल्कों ने एक अरब करारदाद को मंजूर करने के हक में वोट दिया, जिसमें गजा पट्टी में जंगबंदी और तबाहशुदा इलाके में इमदादी सामान पहुंचाने की इजाज़त देने की मांग की गई। सिर्फ 14 मुल्कों ने उसके खिलाफ वोट दिया, जिनमें से अमेरिका और इसराइल शामिल था। हिंदुस्तान ने जनरल असेंबली में अरब करारदाद पर होने वाली वोटिंग पर गैर हाजिर रहा। 193 मुल्कों पर मुश्तमिल जनरल असेंबली में से 121 करारदाद की तायद की। इस करारदाद को उर्दन ने पेश किया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, रूस और जनूबी अफ्रीका भी उर्दन के साथ करारदाद के मुआविन मुहर्रिक रहे। करारदाद की तायद में 121 मुल्कों के वोट देने पर फ़लस्तीन के सफ़ीर रियाज मंसूर ने खैर मकदम किया। रियाज मंसूर ने कहा कि दुनिया में अभी अच्छाई बाकी है। आलमी कप में आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी की दावत दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 49.2 ओवरों में 388 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ट्रेस हेड ने 109 रन और डेविड वार्नर ने 81 रनों की शानदार इनिंग खेली। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस की कामयाबी का दावा करने वाले सर्वे रिपोर्ट्स मुस्तरद, बीआरएस हुकूमत बरकरार रहेगी। सहाफत से मुलाकात में केटीआर का दावा। कांग्रेस और बीजेपी जुड़वा भाई बहन, रेवंत रेड्डी का ताल्लुक आरएसएस से। जहीराबाद जलसे-आम से असद अवीसी का खिताब। जगन ने तरक्की के हवाले से तमाम तबकात के साथ इंसाफ किया। मुसलमानों की तरजीही बुनियाद पर तरक्की, अमजद बादशाह का बयान। गजा में जंगबंदी की यूएन में करारदाद मंजूर, हिंदुस्तान गैर हाजिर। न्यूयॉर्क में फलस्तीन के हक में बड़े पैमाने पर अवाम का एहतजाज। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।